Okay, ji. Okay, ji. Assalamu alaikum. So today we are going to talk about IGCSE O levels Edexcel का जो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर 1 और पेपर 2 होता है। स्पेसिफिकली हम बात पेयरसन एडेक्सल की ही करेंगे क्योंकि मोस्टली बच्चों को एडेक्सल का ही जो पेपर पैटर्न होता है उसके अंदर इशू हो रहा होता है, क्योंकि कैम्ब्रिज के IGCSE के लिए तो यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट हियर एंड देयर। तो इकोनॉमिक्स ओ लेवल्स के लिए ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट यू गो थ्रू योर एंटायर बुक, your micro, macro, all of the sections. Or the good thing in O-level economics is that microeconomics is going to come in a separate paper and macroeconomics is going to come in a separate paper. यानी कि आपका P1 और P2 का जो सिलेबस P2 में आना ही सिर्फ मैक्रो है। तो दैट मीन्स कि एटलीस्ट आपको 2-3 दफा तो अपनी बुक अच्छे से आपको रिवाइज हो जानी चाहिए, P1 से पहले भी और P2 से पहले भी। लेकिन when you sit the economics exam, it's not only about the way you have revised your book, बल्कि उसका रोल बुक का सिर्फ 30 to 40% रह जाता है। बाकी का जो 60 to 70% रोल है वो एक्चुअली होता है the way you answer your questions. बिजनेस सब्जेक्ट्स में, बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में the way you answer your questions is very important. और हमें क्वेश्चंस कैसे आंसर करने हैं? हमें क्वेश्चंस वैसे नहीं आंसर करने जैसे हमें लगता है कि ये बेहतर तरीका है, बल्कि हमें वैसे आंसर करने हैं जैसे एग्जामिनर चाहता है कि हम आंसर करें। और ये चीजें हमें पता चलती हैं by looking at some model answers or by looking at some examiner reports. So today this is going to be the topic of discussion, that we are going to be discussing how you answer the higher mark questions, the higher tier questions, 6 mark question, 9 mark question, 12 mark question in economics. ठीक है? So economics के अंदर before we start, there are some assessment objectives जो कि आपको follow करने होते हैं. One assessment objective is knowledge, one is application, one is analysis, and one is evaluation. ये I'm sure आप सबको पता होगा, जो बच्चे O level economics ले रहे हैं, they would be aware that knowledge is a very important assessment objective in economics. Knowledge का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने definition लिखनी है या आपने कोई भी economic term लिखनी है, बल्कि आपको उस term को use करना है। आपके आंसर के अंदर कहीं भी अगर आप कोई इकोनॉमिक टर्म यूज कर रहे हैं एंड इट अप्लाइज टू दैट कॉन्टेक्स्ट, तो दैट इज अ शो ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जांपल, अगर आप कह रहे हैं कि ये फर्म्स मिलकर एक कार्टेल बना लेंगी एंड दे आर गोइंग टू गेट इनटू अ कोल्यूजन, तो दिस इज अ शो ऑफ नॉलेज। अगर आप कह रहे हैं कि this is going to form a natural monopoly because this firm is going to be the sole provider of this good in the market, so this is also a show of knowledge. So knowledge is both giving a definition at the start of your question and using economic terms within your question. ये दोनों चीजें knowledge में आती हैं. Application is the application of economic concepts, economic terms, and also of given scenarios. ठीक है, ये एप्लीकेशन के असेसमेंट ऑब्जेक्टिव की डिस्क्रिप्शन है कि आपको इकोनॉमिक नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है डिफरेंट सिचुएशंस में। और अगर कोई सिनेरियो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, अगर कोई केस स्टडी दी गई है, अगर कोई स्टेम दी गई है, तो आपको उसको कैसे अप्लाई करना है। ये भी हम लोग एग्जांपल्स जब करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमें ये एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। Analysis is a very important assessment objective. Analysis is all about building a chain of reasoning. Analysis is all about building a chain of reasoning. कि अगर आप कोई पॉइंट, कोई एडवांटेज, कोई डिसएडवांटेज दे रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका रीजन क्या होगा, इसकी पूरी एक चेन बनाने को एनालिसिस कहते हैं। हाई मार्क क्वेश्चंस के अंदर आपके क्वांटिटी ऑफ पॉइंट्स बिल्कुल मैटर नहीं करते कि आपने 2 पॉइंट्स दिए या 3 दिए या 4 दिए, तो आपकी क्वालिटी ऑफ पॉइंट्स मैटर करता है कि अगर आपने 1 पॉइंट दिया तो आपने उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया है, आपने उसके 3 लिंकिंग पॉइंट्स बनाए हैं या 5 लिंकिंग पॉइंट्स बनाए हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, एंड इवैल्यूएशन इज बेसिकली द नेम ऑफ ब्रिंगिंग अ काउंटर आर्गुमेंट। ठीक है, इट्स बेसिकली शोइंग द अदर साइड ऑफ द कॉइन, कि अगर आप प्रोज बता रहे हैं तो उसके बाद आप एक बैलेंस्ड काउंटर आर्गुमेंट दें, आप कॉन्स भी बताएं, एंड देन टेलिंग दैट व्हाट फैक्टर्स डज दिस डिपेंड ऑन, दिस इज इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये हमारी एक जनरल डिस्क्रिप्शन थी हमारे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स की। नाउ वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। बस मुझे बताएंगे अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अब। जी ध्यान, इट्स वेरी क्लियर। ओके Okay, ji. So this is, we are going to start with the 6 mark questions. Zahir hai, paper mein when you sit the paper, there is an outline question which is for 2 marks. There is an explain question which is for 3 marks. There are some calculate questions. Sometimes there's a graph question.
those questions unke liye bhi I would recommend that you should still look at the examiner report once. It's available on the website. We can share the link with you. So you should go through the examiner report once, kyunki un cheezon ke andar bhi there are certain technicalities which the examiner expects you to follow. लेकिन ज्यादा वो चीजें मैटर कर रही होती हैं हायर टियर क्वेश्चंस में. So we are going to start right away with the 6 mark question. So this is an example of a 6 mark question which has come in a paper. So ये STEM है. ये वो केस स्टडी है जो क्वेश्चन में आपको दी गई है. ठीक है. ये इस वक्त इनका कोला के बारे में है. इसको हम रीड करना शुरू करते हैं. इंट्रोड्यूस्ड इन 1935, Inca Cola is a yellow gold colored fizzy soft drink that is popular all over Peru. By 1995, Inca Cola had grown to become a strong competitor of Coca-Cola. Inca Cola had a 32.9% market share compared to Coca-Cola's 32.0% in Peru. Percent of Inca Cola shares. With reference to the data above and your knowledge of economics, analyze. अब 6 mark question जो होता है ना, 6 mark question का जो कीवर्ड होता है वो होता है analyze. It's always asking you to analyze the question. ठीक है. एनालाइज कैसे करते हैं ये भी हम बात करते हैं इसके ऊपर. द पॉसिबल रीजंस, कभी वो कहेगा एनालाइज द एडवांटेजेस, कभी वो कहेगा एनालाइज द डिसएडवांटेजेस, कभी वो कहेगा एनालाइज द रीजंस. फॉर कोका कोला परचेजिंग शेयर्स इन इनका कोला. आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए जब आप एक 6 mark क्वेश्चन को रीड करते हैं, तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू सी कि ठीक है, दिस इज अ 6 mark क्वेश्चन. It is always going to be asking me for 2 things, 2 advantages, 2 disadvantages या 2 reasons. 2 से ज्यादा नहीं. ये फर्स्ट रूल है. अगर आपके पास एक 6 mark क्वेश्चन आता है, अगर उसने कहा है एनालाइज द पॉसिबल रीजंस, तो आप पॉसिबल का लफ्ज काट के 2 लिख दें. ठीक है. क्योंकि इट्स ऑलवेज गोइंग, द एग्जामिनर इज ऑलवेज गोइंग टू एक्सपेक्ट यू to give 2 advantages, 2 disadvantages, 2 reasons, not more than that. अगर आपका पहली चीज जो आपने दी है वो एक एडवांटेज है, तो दूसरा पॉइंट भी एडवांटेज होना चाहिए. अगर आपका पहला पॉइंट एक डिसएडवांटेज है, तो दूसरा पॉइंट भी डिसएडवांटेज होना चाहिए. अगर पहला एक रीजन है, तो दूसरा भी रीजन होना चाहिए. यू कैन नॉट डू दिस कि आप पहला पॉइंट एक एडवांटेज दें और दूसरा पॉइंट एक डिसएडवांटेज दें, बिकॉज दैट इज समथिंग विच कम्स अंडर इवेल्युएशन. Giving a counter argument comes under evaluation. 6 mark question के अंदर evaluation के 0 marks होते हैं. evaluation के कोई marks नहीं होते 6 mark question के अंदर. अगर आपने 2 advantages देके साथ में आपके जहन में ख्याल आता है कि मैं बता देता हूँ कि इसका एक आधा disadvantage भी होता है, तो you are just wasting your time. You're not doing anything else. ठीक है. disadvantage देना, counter argument देना, उसके कोई marks नहीं होते. ठीक है. Even giving a conclusion is a part of an evaluation. Conclusion देने के भी कोई marks नहीं होते हैं. In a 6 mark question, they do not require you to give a conclusion. अच्छा, यानी कि counter argument और conclusion तो वो require करते हैं नहीं, तो वो क्या require करते हैं, हम इसके ऊपर बात करते हैं. मेरी आवाज आ रही है? जी, इट्स क्लियर. अ, अच्छा नहीं, वो मेरा माइक भी मतलब ओके. ठीक है. अच्छा, तो इस अब हम ये डिस्कस करते हैं कि 6 mark क्वेश्चन में इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दीस थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू आर गोइंग. डेफिनेशन, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर 6 mark क्वेश्चन के अंदर you have marks for knowledge. ठीक है. तो start with the definition. आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी टर्म दी गई है, फॉर एग्जांपल मोनोपोली, तो start with the definition of monopoly. ठीक है. ओलिगोपोली दी हुई है, तो start with the definition of oligopoly. So the first rule in a 6 mark question is you start with the definition, then you give your first reason and you explain that reason. ठीक है. या you give your first advantage and you explain that, then you give your second reason and you explain that. ये आपका फॉर्मेट है 6 mark क्वेश्चन का, कि आपने 2 पॉइंट्स देने हैं, उनको एक्सप्लेन करना है, उससे पहले आपने एक डेफिनेशन देनी है. अब इस क्वेश्चन में देख के बताएं कि आप किस चीज की डेफिनेशन देंगे. ठीक है. एनालाइज द पॉसिबल रीजंस फॉर कोका कोला परचेजिंग शेयर्स इन इनका कोला. ना हम कोका कोला की डेफिनेशन दे सकते हैं, ना इनका कोला की, ना शेयर्स की. तो यहाँ पे उसने आपको बताया नहीं है कि आपने किस चीज की डेफिनेशन देनी है. सो यू योरसेल्फ हैव टू थिंक that okay, Coca-Cola is buying shares of Inca Cola. That's kind of a takeover. ठीक है. It's kind of a takeover that a company is buying shares of another company. It's buying its majority shares. That's kind of a takeover. तो आपको पता चला कि अच्छा ये टेक ओवर का सवाल है, तो आपको टेक ओवर की डेफिनेशन देनी है. हम लोग
यहाँ पे एक एक स्टूडेंट का आंसर देख लेते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक परफेक्ट आंसर है, उसके अंदर भी मसले हो सकते हैं, बट वी आर जस्ट गोइंग टू सी कि स्टूडेंट ने क्या लिखा और उसको एग्जामिनर ने क्या कमेंट्स दिए। तो दिस इज अ रिस्पॉन्स बाय अ स्टूडेंट विच वी आर गोइंग टू सी। ओके, केस स्टडी से अपने आंसर को लिंक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, केस स्टडी से अगर आप लिंक नहीं करें आंसर को तो देयर इज नो यूज ऑफ द एग्जामिनर गिविंग यू अ केस स्टडी। एप्लीकेशन के पॉइंट्स आते ही तब है जब आप लिखें कि मार्केट शेयर बेवरेज मार्केट में इंक्रीज होगा, इनका कोका कोला इनका कोला के शेयर्स खरीद लेगा, तो जो मार्केट है उसकी श्रीलंका के अंदर, पूरी श्रीलंका की ड्रिंक्स मार्केट के अंदर कोका कोला को ही सारा प्रॉफिट जा रहा होगा। सही है। So the student answer starts by answering, Inca-Cola had become a strong competitor to Coca-Cola, having a 32.9% market share in 1995 Peru, which was 0.9% higher than Coca-Cola's market share of 32%. This is application. Okay, in the case study, you weren't told that Coca-Cola का market share Inca-Cola से 0.9%, Inca-Cola का Coca-Cola से 0.9% ज्यादा है। ये केस स्टडी में नहीं दिया हुआ था, ये आपने खुद से लिखा है, तो दिस इज एप्लीकेशन। सही, यहाँ पे आपको टेक ओवर की डेफिनेशन देनी चाहिए थी, बच्चे को समझ नहीं आई कि अच्छा क्वेश्चन टेक ओवर की डेफिनेशन मांग रहा है, इसलिए उसने नहीं दी। But here what you were supposed to do was you were first going to give the definition for a takeover, and then you were supposed to start directly with your first point. पहला रीजन क्या होगा कोका कोला के शेयर्स खरीदने का? कोई सा भी रीजन अपने माइंड में सोच लें। फॉर एग्जांपल आपने रीजन सोच लिया कि ठीक है शेयर्स खरीदने की वजह से उसको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट पॉइंट। तो यू आर गोइंग टू से कोका कोला परचेज शेयर्स इन इनका कोला सो दे कुड रिसीव प्रॉफिट फ्रॉम इनका कोला सेल्स। दिस इज व्हाट यू हैव गिवन योर फर्स्ट रीजन। ठीक है, कि दे विल रिसीव प्रॉफिट। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दिस रीजन कि हाउ विल दे गेट दिस इंक्रीज प्रॉफिट। ठीक है, एंड व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट। आपने इसके दो लिंकिंग पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, सो दे विल गेट द इंक्रीज प्रॉफिट सिंस दे आर शेयर होल्डर्स, दे विल रिसीव डिविडेंड्स फ्रॉम इनका कोला। यानी कि अब कोका कोला के अलावा जो इनका कोला की भी सेल हुआ करेगी उसके डिविडेंड्स भी कोका कोला को मिलेंगे, देयरफॉर इट विल इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। यहाँ पे इस बच्चे ने एक रीजन दिया, उसके दो लिंकिंग पॉइंट्स दिए। जो दूसरा वाला लिंकिंग पॉइंट है वो बहुत वीक है, क्योंकि वो उसी बात को रिपीट कर रहा है कि इट विल इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। ठीक है, इसकी जगह यहाँ पे हमें कुछ और लिखना चाहिए था। इसका एक बेहतर लिंकिंग पॉइंट ये हो सकता है कि कोका कोला परचेज शेयर्स इन इनका कोला सो दे कुड रिसीव प्रॉफिट फ्रॉम इनका कोला सेल्स, सिंस दे आर शेयर होल्डर्स दे विल रिसीव डिविडेंड्स फ्रॉम इनका कोला एंड दे कैन rationalize या cut down the costs। हम कैसे लिखें? they can cut down the cost of the bigger company setup, further increasing profits। ये जो हमने बात की है इस बात का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि क्योंकि अब कोका कोला ने इनका कोला के शेयर्स खरीद लिए हैं, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि वो कोका कोला इज हैज नाउ बिकम अ लार्जर कंपनी। इनका कोला के एम्प्लॉइज भी उसके पास आ गए हैं, कोका कोला के भी, सो इट कैन यू नो dismiss some employees, it can reduce some costs। अगर कोई duplication हो रही है, दो HR departments आ गए हैं, तो it can reduce one HR department, that is going to further decrease the cost and that is going to further increase the profits। तो आपका पॉइंट इसी बात के ऊपर दोबारा से जा रहा है कि the profit will increase, लेकिन उसकी डेवलपमेंट हमने इस तरह से की है कि the profit will increase because there will be higher dividends and lower costs because there is a bigger company now which is going to increase the profits। तो आपने एक पॉइंट दिया और आपने उस पॉइंट को फुली एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे आपके 3 नंबर आ जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके 3 नंबर आ जाने चाहिए, एक पॉइंट देकर उसको दो लिंकिंग पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन करने के 3 मार्क्स होते हैं। अब आपने अपने माइंड में सोचना है कि ठीक है अनदर पॉइंट, अ डिफरेंट पॉइंट, अनदर रीजन कि कोका कोला ने क्यों इनका कोला के शेयर्स खरीदे होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल शायद उसने इसलिए खरीदे होंगे कि वो इनका कोला के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, क्योंकि उसका शेयर होल्डर बन जाएगा तो ना वो बता सकता है कि इधर मार्केटिंग करो, इधर ना करो, इधर कस्टमर्स इधर ज्यादा हैं, इधर कम है। सो इसकी वजह से क्या होगा कि इनका कोला वोंट बी इट्स कंपेटिटर नाउ। ठीक है, इट विल इन फैक्ट बी इन्फ्लुएंसिंग इट्स डिसीजंस, दैट कैन बी द अदर रीजन जिसके बारे में दिस स्टूडेंट इज टॉकिंग। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि furthermore मींस दैट इज द सेकंड रीजन,
Buying over shares means that Coca-Cola could eliminate their rival Inca-Cola. यहाँ पे उसने अपना दूसरा पॉइंट दे दिया कि it has done it to eliminate their rival. Now you need to explain this. कि how will they eliminate their rival and what will be the benefit of that? So owning shares gives Coca-Cola voting rights, and due to them being buying a large amount of shares, 48.5%. This is application अपने केस स्टडी की इंफॉर्मेशन यूज की और आप कह रहे हैं कि क्योंकि लार्ज शेयर्स हैं इस वजह से दे कुड इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजंस ऑफ इनका कोला 48.5% इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देयर शेयर्स दिस इज इवन बेटर एप्लीकेशन इस तरह की एप्लीकेशन करने से यू गेट योर नॉलेज इन एप्लीकेशन मार्क्स ठीक है सो कोका कोला could end up taking over the Inca Cola company therefore inheriting their market share thereby gaining an almost 60% market thereby gaining an almost 60% market share in soft drinks. This would allow Coca-Cola to overtake the company, thereby eliminating their competition and gaining high dividends. अब यहाँ पे आप सब लोगों ने नोटिस क्या करना है नोटिस ये करना है कि he has linked his linking points to the initial point. उसका initial point क्या था eliminate their rival. उसका point खत्म कहाँ पे हुआ eliminate their rival, eliminate their competition. तो आपने ये बताया कि ठीक है Coca-Cola will be able to eliminate their rival. How? कैसे by getting 48.5% of the shares so they are going to affect the decisions they're going to influence the market and they're going to have the largest market share which is why they won't have a competition anymore and this will result in higher dividends ठीक है so आपने अपने point का how and what how will it happen and what will be the advantage ये दो चीजें आपने बता दी तो 6 नंबर के सवाल के अंदर आपने याद रखना है कि you're always going to start by giving the definition then you're going to give the first point you are going to explain that first point by giving two linking points कि वो point जैसा है वैसा क्यों है और उसकी वजह से आपको क्या फायदा हो रहा है and then you're going to give your second point and you have to explain that second point अगर आप 6 नंबर के सवाल के अंदर ये सारी चीजें कर लें तो you will get a 6 out of 6 ठीक है इसके अलावा आपको काउंटर आर्गुमेंट देने की या कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है इस सवाल के अंदर the examiner has given the student 5 out of 6 what is the reason the reason is कि इस बच्चे का सेकंड पॉइंट तो बहुत ज्यादा डेवलप था it was a good point लेकिन फर्स्ट पॉइंट इतना डेवलप नहीं था फर्स्ट पॉइंट में हमने कहा था कि this development is weak increase their profits this is weak इसकी जगह उसको एक बेहतर explanation देनी चाहिए थी तो फिर he would have been able to gain all the 6 marks एग्जामिनर के कमेंट्स भी देख लेते हैं when it comes to levels of response questions which is a descriptive table blah 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 so examiner कहता है कि this response has clear knowledge and understanding it has appropriate application इसकी application भी अच्छी है it has used information from the case study it is reasonably organized but the organization is not excellent organization excellent ऐसे होती है जब आप अपने half response के अंदर अपना first point बता रहे हो और बाकी के हाफ रिस्पॉन्स के अंदर अपना सेकंड पॉइंट बता रहे हो यानी फर्स्ट पॉइंट को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो और सेकंड पॉइंट को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो दैट इज गुड ऑर्गेनाइजेशन ठीक है अगर आप एक पॉइंट ज्यादा एक्सप्लेन करें और एक पॉइंट कम एक्सप्लेन करें तो ये अच्छी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इस वजह से यहाँ पे हमें 5 out of 6 मिले हैं so this is the way you are going to answer a 6 mark question this is the general rule start with the definition give 2 points explain them properly that's all you have to do in a 6 mark question तो हम लोग चलते हैं एक 9 मार्क क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हम 9 मार्क क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे 9 मार्क क्वेश्चन जो है एक्चुअली वो हम इस वाले एग्जामिनर रिपोर्ट में से नहीं करते क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा 9 मार्क क्वेश्चन है नहीं हम एक दूसरी एग्जामिनर रिपोर्ट से करते हैं जस्ट गिव मी अ सेकंड यहाँ से करते हैं 9 मार्क क्वेश्चन मिस आपको ये जो क्वेश्चन 2 पार्ट जी है ये जो 9 मार्क क्वेश्चन है ये नजर आ रहा है जी बिल्कुल आ रहा है। टैब चेंज किया ओके ओके तो 9 मार्क क्वेश्चन जब हम यहाँ से करते हैं ये एक 9 मार्क क्वेश्चन है इससे पहले जाहिर है आपको एक केस स्टडी मिली हुई थी ठीक है वो केस स्टडी एग्जामिनर रिपोर्ट में ही लिखी हुई थी बट यू हैड अ केस स्टडी ऑफ एन आसियान ट्रेड ब्लॉक एंड थाईलैंड इज अ मेंबर ऑफ दैट ट्रेड ब्लॉक एंड दिस इज अ क्वेश्चन अबाउट थाईलैंड बीइंग अ मेंबर ऑफ द ट्रेड ब्लॉक 9 मार्क क्वेश्चन का जो कीवर्ड होता है वो हमेशा होता है असेस ठीक है 9 मार्क क्वेश्चन का कीवर्ड होता है असेस आपने सबसे पहले तो इसको हाईलाइट कर लेना है ठीक है अच्छा अब जैसे मैंने 6 मार्क क्वेश्चन में बताया था ना कि पॉसिबल को काट के आपने 2 लिख लेना है यहाँ पे बेनिफिट्स को काट के आपने बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स दोनों लिख लेने हैं ठीक है
बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। अगर एग्जामिनर आपसे बेनिफिट्स मांग रहा है तो वो साथ में ड्रॉबैक्स भी मांग रहा होगा, पहले बेनिफिट्स फिर ड्रॉबैक्स। और अगर वो ड्रॉबैक्स मांग रहा है तो वो साथ में बेनिफिट्स भी मांग रहा होगा, पहले ड्रॉबैक्स फिर बेनिफिट्स। सही है। सो रिमेंबर दिस कि यू हैव टू गिव बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट इन द 9 मार्क क्वेश्चन। वो आपको बताएगा नहीं कि यू हैव टू गिव बोथ साइड्स, लेकिन यू ऑलवेज 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 हैव टू गिव बोथ साइड्स। ठीक है। असेस करने का मतलब ही ये होता है कि यू आर असेसिंग इट, you are considering the pros and the cons. With reference to the data above and your knowledge of economics, assess the benefits for a country such as Thailand of being a trade bloc member. ठीक है। 6 मार्क क्वेश्चन, 9 मार्क क्वेश्चन, 12 मार्क क्वेश्चन, तीनों में आपने याद रखना है, यू हैव टू, इट्स अ मस्ट 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 टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन। इस क्वेश्चन में आप किस चीज की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे? ट्रेड ब्लॉक की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इन तीनों में नॉलेज के नंबर होते हैं। तो आपको ये लिखना है कि ट्रेड ब्लॉक इज, लेट्स से ट्रेड ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज which engage in trading activities, ठीक है, या which engage in free trade between the member communities। तो आपको ट्रेड ब्लॉक की एक डेफिनेशन जो आपने अपनी बुक से की हुई है वो डेफिनेशन पहले देनी है, एंड देन यू आर गोइंग टू स्टार्ट टू आंसर द क्वेश्चन। 9 नंबर के क्वेश्चन का द मेन फ्लो इज गोइंग टू बी कि assess the benefits, to think of two benefits, डेफिनेशन दें, पहला बेनिफिट दें उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, दूसरा बेनिफिट दें उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें विद प्रॉपर एप्लीकेशन, मतलब लिंक टू द केस स्टडी एंड प्रॉपर लिंकिंग पॉइंट्स, उसका रीजन और उसका इम्पैक्ट। ठीक है। दोनों बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करें और फिर नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने जितने बेनिफिट्स दिए हैं उतने ही ड्रॉबैक्स दें। ये नहीं करना कि 3 बेनिफिट्स और एक ड्रॉबैक दे दें, या 6 बेनिफिट्स और कोई ड्रॉबैक ना दें, या एक बेनिफिट और 2 ड्रॉबैक्स दे दें। जितने बेनिफिट्स दिए उतने ही ड्रॉबैक्स देने हैं। अगर 2 बेनिफिट्स हैं तो 2 ड्रॉबैक्स। ठीक है। और उन ड्रॉबैक्स को भी अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ड्रॉबैक एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, सेकंड ड्रॉबैक एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। सही है। A conclusion is not necessary, a judgment is not necessary in a 9 मार्क क्वेश्चन। बच्चे फिर भी पैरानोइड होते हैं, उनको होता है उनके मार्क्स ना कट जाए, इसलिए लिख आते हैं कंक्लूजन, इट्स फाइन। अगर आप ये सब कुछ कर चुके हैं कि आप बेनिफिट्स भी प्रॉपर्ली दे चुके हैं, ड्रॉबैक्स भी दे चुके हैं, और उसको एक बैलेंस्ड वे में दे चुके हैं, द मार्क्स आर फॉर अ बैलेंस्ड काउंटर आर्ग्यूमेंट, कि जितने बेनिफिट्स हों उतने ही ड्रॉबैक्स हों। सही है। जैसे बेनिफिट्स एक्सप्लेन हुए हों वैसे ही ड्रॉबैक्स एक्सप्लेन हुए हों। इफ यू आर सेटिस्फाइड कि यस आई हैव डन दैट, then you can give a 1 or 2 line conclusion कि ये इस चीज पे डिपेंड करता है, उससे ज्यादा नहीं। just a single liner or a 2 liner conclusion, that's all। ठीक है। even though conclusion is not necessary, अभी मैं इसके अंदर आपको दिखा भी देता हूँ कि examiner says conclusion is not necessary, लेकिन still if you feel you have to give a conclusion you can after doing all this जो भी मैंने बोला है। सही है? तो अब यहां से हम देखते हैं कि how has the student answered the question and what marks has the examiner given the student। So we'll start reading the answer. A trade bloc is economic integration of nations or countries through regional economic associations in which member nations agree to reduce protectionism methods and barriers to allow for free trade. So the student has started with, ये एक बहुत अच्छा आंसर है by the way. So the student has started with the definition of trade bloc. और ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो उसने लिखी है। सो यू ऑलवेज गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अब सवाल क्या था कि थाईलैंड को ट्रेड ब्लॉक का मेंबर होने के क्या बेनिफिट्स होंगे, तो अपने माइंड में एक पहला बेनिफिट सोच लें। फॉर एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं कि थाईलैंड को यह बेनिफिट होगा कि वो अपनी मार्केट के अलावा दूसरी कंट्रीज की मार्केट में भी सेल कर सकेगा। राइट दिस बेनिफिट। अब आप पहला बेनिफिट लिखेंगे, ट्रेड ब्लॉक्स आर एडवांटेजेस एज दे कैन अलाउ फ्री ट्रेड। This helps to widen the market। ये उसने अपना एडवांटेज बता दिया कि उसको उसकी मार्केट ज्यादा बड़ी हो जाएगी उसके लिए। अब now this is application, वो केस स्टडी से इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है। Initially the market ASEAN 5 consisted of 185 million to supply goods। ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक्चुअली पेपर के अंदर केस स्टडी के अंदर लिखी थी, वो वहीं से बस देख के लिख रहा है। And services too, however now ASEAN 10 can supply to a greater market 634 million। इससे बेहतर एप्लीकेशन होती है अगर वो बता देता कि कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गया, 634 में से 185 माइनस करके बताता कि दिस विल बी द इंक्रीज, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि यू आर नॉट जस्ट रिपीटिंग द केस स्टडी इंफॉर्मेशन, यू आर मेकिंग अ स्मॉल कैलकुलेशन एज वेल। ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने एप्लीकेशन कर ली। अभी तक ऑल ही हैज डन इज ही हैज गिवन हिज पॉइंट कि द मार्केट विल बी वाइडर, and he has given the evidence that it will be wider because now there will be 634 million units. Now why is this an advantage? You need to tell this.
So this means there is more demand and more goods can be exported, which brings about economic growth and increase in GDP of $4021 and also an improvement in the current account. This is the reason कि जो benefit मैं बता रहा हूँ वो एक benefit क्यों है. अब आपको बताना है कि इसके benefit होने की वजह से क्या impact आएगा. Due to this larger market, the firms can grow and exploit economies of scale. Their average costs will decrease and profits increase. Yeah, यहाँ तक जो आपने बता दिया, this is more than enough for the first point. This is excellent development of the first point. इसके अंदर आपने ये बताया कि ठीक है, मेरा first point ये है कि there will be a wider market. आपने उसकी evidence दे दी, ये point का ही हिस्सा है उसकी evidence देना. उसके बाद आपने reason बताया कि जो मैं point बता रहा हूँ वो एक benefit क्यों है, इसलिए क्योंकि demand ज्यादा होगी और उसके ज्यादा होने की वजह से क्या एडवांटेज होगा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लॉइट हो सकेंगी, जिसकी वजह से नाउ दिस इज अ चेन ऑफ एनालिसिस. इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सप्लॉइट हो सकेंगी जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स ज्यादा हो जाएंगे. जहां पे भी 6 मार्क वाले क्वेश्चन के अंदर भी दिस इज हाउ यू बिल्ड अ चेन ऑफ एनालिसिस. ठीक है, एक्सप्लॉइट इकोनॉमीज ऑफ स्केल व्हिच इज व्हाई एवरेज कॉस्ट विल डिक्रीज एंड व्हिच इज व्हाई प्रॉफिट्स विल इंक्रीज. सही है. नाउ आगे वो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, वो हमें कहता है ग्रो इन साइज. Where is it? To grow in size, the resources must also be available, and ASEAN 10 has 4,326,000 square kilometers as land for expansion, as compared to the smaller trade bloc as only 2,950,000 kilometers square. Another benefit due to the trade bloc formation is, अब अपना दूसरा benefit बता रहा है. अच्छा, अब यहाँ पे गलती क्या की इसने, इसको ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं थी कि to grow in size इतनी resources. इसकी जगह it should have started with the other advantage और उसको properly explain कर लेता. अब देखो उसके पास दूसरा एडवांटेज एक्सप्लेन करने के लिए कितना कम स्कोप बचा है. So this is how you need to plan your answer efficiently. Another benefit is due to the trade bloc formation is not only protection from cheaper poor quality imports, but also the opportunity to specialize and produce goods for which they have a comparative advantage. ठीक है, ये उसने दूसरा एडवांटेज बता दिया जो वो इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका. इसको भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेता जैसे पहले एडवांटेज को किया, तो ही वुड हैव गॉटन अ 9 out of 9. सही है. Now, the thing is, we are done with the advantages. We have given two advantages. We have explained them. Now, what is the next step? हमने कहा था कि पहले हम डेफिनेशन देंगे, फिर दो एडवांटेजेस देंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिसएडवांटेजेस देंगे. बैलेंस्ड काउंटर आर्ग्यूमेंट के लिए हम एक बैलेंस्ड काउंटर आर्ग्यूमेंट देंगे. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, गिविंग द डिसएडवांटेजेस. Although trade blocs can also bring about disadvantages for Thailand due to the free trade, it is easier to import. Thus, domestic companies who produce the same goods will have higher competition and may go out of business. वो कह रहा है कि अगर आप ट्रेड ब्लॉक के अंदर होने की वजह से एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो एट द सेम टाइम आप इंपोर्ट भी ज्यादा कर रहे होंगे, तो योर डोमेस्टिक कंपनीज विल बी फेसिंग कंपटीशन. इसके अंदर आप एप्लीकेशन भी कर सकते थे कि ट्रेड ब्लॉक्स के अंदर अगर ऐसी कंट्रीज हैं जो शुगर ज्यादा एक्सपोर्ट करती है तो यू विल बी इंपोर्टिंग मोर शुगर, तो आपका जो एग्रीकल्चरल, आपका जो प्राइमरी सेक्टर है, दैट इज गोइंग टू डिक्लाइन. The primary sector producers are going to face competition. They cannot compete with the large economies of scale and will be driven out of the market due to their low market share and exploitation or dominance from larger firms. So this is one disadvantage which has been explained. इसके बाद हमें दूसरा डिसएडवांटेज देके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था. ये कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं थी कि in conclusion it is the duty of the World Trade Organization to overlook trade bloc formation and also the government duty to help protect smaller infant firms. ये इस कंक्लूजन की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस बात के ऊपर मार्क्स इसलिए नहीं कटेंगे क्योंकि उसका पहली जो एडवांटेजेस है उसमें भी एक ही मेन पॉइंट है जो अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है और डिसएडवांटेजेस में भी एक ही पॉइंट है जो अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है. सो इट्स अ बैलेंस्ड काउंटर आर्गुमेंट. लेकिन द सेफ स्ट्रेटजी इज टू एडवांटेजेस fully explained and two disadvantages fully explained. फिर ही आपको बैलेंस्ड काउंटर आर्गुमेंट के मार्क्स मिलेंगे. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एग्जामिनर क्या करता है. इसको 7 या 8 मार्क्स दिए होंगे, 9 में से 8 मार्क्स दिए. तो एग्जामिनर कहता है कि यहाँ पे अब आपने ये कमेंट्स आपने गौर से पढ़ने हैं. दिस इज एक्चुअली व्हाट यू नीड टू सी. तो एग्जामिनर कहता है कि there was a very good evaluation of Thailand being a member of the ASEAN trade bloc. The response demonstrates clear knowledge and understanding of trade blocs. There is a knowledge and understanding. कहाँ से show हुआ trade bloc की definition से भी और उन सारी terms से भी जो हमने use की throughout our answer. There is a thorough analysis. The way we have built a chain of analysis, that is a thorough analysis.
ठीक है, a counter argument is given to show more than one viewpoint. The counter argument is not as detailed or contextualized as the argument for being a member of a trading block. वो ये कहना चाह रहा है कि जितने अच्छे से एडवांटेजेस एक्सप्लेन हुए थे उतने अच्छे से डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन नहीं हुए। जितनी ज्यादा एप्लीकेशन केस स्टडी का मटेरियल एडवांटेजेस में था उतना ज्यादा केस स्टडी का मटेरियल डिसएडवांटेजेस में नहीं है। जैसे अभी हमने प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल दी उसमें लिखा जा सकता था। सो आपका बैलेंस्ड काउंटर आर्गुमेंट होना चाहिए, जैसे एडवांटेजेस हो वैसे ही डिसएडवांटेजेस होने चाहिए। और आगे यहाँ पे आप सब खुद देख लें, इट सेज although a conclusion is not required for a 9-mark question, you do not need to give a conclusion, give the advantages and then you give the disadvantages. सही है? There are some relevant points made in the conclusion to help support the counter argument. वो कह रहे हैं कि although कंक्लूजन नहीं चाहिए होती, यहाँ पे जो कंक्लूजन है इट इज सपोर्टिंग द काउंटर आर्गुमेंट, डिसएडवांटेजेस को सपोर्ट कर रही है, इसलिए उसने उसके नंबर दे दिए कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को थोड़ा बैलेंस आउट कर रही है। बट यू डोंट नीड अ कंक्लूजन, यू नीड बैलेंस्ड काउंटर आर्गुमेंट, टू एडवांटेजेस फुली एक्सप्लेन्ड, टू डिसएडवांटेजेस फुली एक्सप्लेन्ड। सही है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं होगा। So we have covered the 6-mark question and the 9-mark question in detail. Now we are going to move towards the 12-mark question. 12-mark question हम एक और उससे करेंगे, लेकिन मिस इसका ना मीटिंग टाइम 4 मिनट्स का रह गया। जी बेस्ट, इसको फिर हम क्लोज कर देते हैं और देन वी विल स्टार्ट इट अगेन, राइट? हाँ, 12-mark क्वेश्चन के लिए ना एक और बना लेते चलिए ठीक है, ठीक है, ओके। हैं।